Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Supreme Court test on minority institution. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल में करंट कॉन्टेक्स्ट में आने से पहले थोड़ा सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं, AMU। देखिए 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सर सैयद अहमद खान ने इस कॉलेज की स्थापना की थी in order to overcome the issue of educational backwardness amongst Muslim youth, ताकि मुस्लिम यूथ को भी गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। इस मकसद से सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश किया। बाद में 1920 में एक कानून ला करके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ला करके, इसी कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तब से इस कॉलेज को अब हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, बट द फैक्ट इज कि सर सैयद अहमद खान ने तो ये कॉलेज बनाया था, बाद में इसको कानून की मदद से मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब हाल फिलहाल में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला पहुंचा, वो ये है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है या नहीं। तो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इट टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें आर्टिकल 30A कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी तरीके के माइनॉरिटी हो, उनको अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और मैनेज करने का अधिकार है। आर्टिकल 31A ये कहता है कि अगर सरकार कभी भी इस तरह की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है, अगर करना पड़ता है कभी कभार, कोई इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है या कोई भी दूसरा इनिशिएटिव है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मान लीजिए रोड लाइन बनाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, तो कभी कभार सरकार को प्रॉपर्टी अक्वायर करनी पड़ती है। तो उसी प्रोविजन को डील कर रहा है आर्टिकल 31A कि इट फिक्सेस द अमाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उन माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर होती है तो क्या अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे मिलेगा, वो अमाउंट फेयर होना चाहिए। ये सारी बातें की गई हैं इन आर्टिकल 31A। आर्टिकल 32 कहता है कि, ध्यान से पढ़िएगा, स्टेट्स दैट, दिस आर्टिकल स्टेट्स, ये बस कहता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी व्हाइल गिविंग एड। तो कोई भी सहयोग, फाइनेंशियल एड वगैरह देने के दौरान सरकार को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि अरे ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो इसको क्यों फंड दिया जाए, ये तो बेसिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, व्हाई शुड गिव एड टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं करना है। द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाइल गिविंग एड अगेंस्ट एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये बात कही गई है आर्टिकल 32 में। तो वापस से उसी मुद्दे पे आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1920 में एक कानून की मदद से इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। सवाल यह है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस डेफिनेशन के अंदर आता है या नहीं।
अब इसको लेकर के अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहली बार ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में 1967 में। इसको कहा गया है अजीज बासा केस। 1967 द अजीज बासा केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, since it was not established by the Muslim minority and it also does not give admission just to Muslim students, that is why it cannot claim minority status under Article 30 of the Constitution. So it was not established by Muslim minority, it was established by Act of Parliament. ये किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं बनाया इसको पार्लियामेंट के अंतर्गत बनाया गया है। तो सर सैयद अहमद खान ने तो कॉलेज बनाया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये तो कानून की मदद से बना है और इसमें तो बाकी धर्म के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसीलिए अजीज बासा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन भारत सरकार ने फिर क्या किया, इस कानून में ही अमेंडमेंट कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1920 में लाया गया था, उसी में अमेंडमेंट किया 1981 में, जहां पे उस कानून के अंतर्गत ही लिख दिया कि इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी टू एडवांस देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल गोल्स। तो बेसिकली कानून में ही अमेंडमेंट करके लिख दिया कि ये इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाया है अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के कल्चरल और एजुकेशनल गोल को प्रमोट करने के लिए। तो फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था अजीज बासा केस, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट दिया था, एक क्राइटेरिया दिया था कि सिंस इस क्राइटेरिया पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ा नहीं उतरता है, इसलिए इसको माइनॉरिटी स्टेटस ना दिया जाए। उस टेस्ट पे उस वक्त तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी नहीं था, बट जिस कानून से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना उस कानून को ही बदल करके और सरकार ने ऐसे बदलाव कर दिए कि नाउ एज पर द टेस्ट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन अजीज बासा केस, नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुड बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, मैं फिर से सरल तरीके से समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसको माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने नहीं बनाया है और ये सिर्फ माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के लिए तो काम करता नहीं है, इसलिए इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कानून जिसकी मदद से AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है उस कानून को ही अमेंड कर दिया और सरकार ने कहा कि इसको मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाया है एज पर this new amendment law and it has been created mainly to further the interest of the Muslim community। तो उस हिसाब से अब एज पर 1981 अमेंडमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुड बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये जो 1981 वाला अमेंडमेंट है इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया इन 2006 कि सरकार ऐसे कैसे अमेंडमेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये माइनॉरिटी नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर सरकार ने अमेंडमेंट करके और इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। हाउ कैन गवर्नमेंट डू दैट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 वाला अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यानी कि फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नो लॉन्गर रिमेन्ड अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये एक तरीके से गेम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। 81 के अमेंडमेंट के बाद इट्स अगेन स्टार्टेड एंजॉइंग स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से इसको क्वैश कर दिया कि नो इट्स नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। फिर मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मामला पहुंचा फिर से सुप्रीम कोर्ट में साल 2019 में और उसी से संबंधित अभी फैसला आया है। 7 जजेज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेज की बेंच ने ओवरऑल एक होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट दिया है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि वेदर इट कैन बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। एक प्रॉपर टेस्ट। सिर्फ AMU की बात नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली ऐसा ही करती है। अगर वो कोई फैसला सुनाती है तो किसी स्पेसिफिक केस से रिलेटेड नहीं रहती है, फिर वो उस मामले को जनरल तरीके से डील करती है। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हॉलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं ये 4 टेस्ट क्या है। पहला कहता है कि while the purpose of establishing a minority institution should be conservation of language and culture,
but it need not to be only purpose. Minority institutions mainly conservation of language and culture of minority के लिए बनाया जाता है, but it might और it should not be the only purpose. वो इंस्टीट्यूशन बाकी पर्पसेस को भी फुलफिल कर सकता है साइमल्टेनियसली. A minority institution will not lose its minority character by admitting students belonging to non-minority community. Secular educations can be imparted at a minority institution. तो minority institution में सिर्फ minority community से related education नहीं देना है, बाकी secular education भी impart किया जा सकता है. और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको वापस से सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया है. पॉइंट 4 ध्यान से देखिए. इफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड एड फ्रॉम गवर्नमेंट देन नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सरकार से फंड मिला है कुछ उसको मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए, तो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं किया जा सकता कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में वो पार्टिसिपेट करे. प्रार्थना वगैरह जो प्रेयर्स वगैरह होते हैं या कोई भी इस तरह की टीचिंग में उसको फोर्स नहीं किया जा सकता अगर रिलीजियस नेचर का है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. और इफ द इंस्टीट्यूशन इज फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड, यानी कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन स्टेट के पैसों से चल रहा है, सरकारी पैसों से चल रहा है, तब वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं जा सकता. ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाउएवर दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट स्टिल बी कंसिडर्ड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. अगर कोई इंस्टीट्यूशन सरकारी खर्चे से चल रहा है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता. अगर कोई इंस्टीट्यूशन पार्टली सरकारी खर्चे से चल रहा है तो वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है, बट नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. येट सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो सरकारी खर्चे से चल रहा है जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नहीं है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है. तो ये एक होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने टू आइडेंटिफाई कि वेदर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज माइनॉरिटी और नॉट. सवाल तो यही रह गया कि सर एएमयू का स्टेटस क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी रहा कि नहीं रहा. उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्मॉलर बेंच फैसला सुनाएगी कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है कि नहीं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट दिया है उस हिसाब से अब बिल्कुल रास्ता क्लियर है एएमयू के लिए कि वो एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर हो जाएगा बाय द स्मॉलर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब देखिए ना, सारे के सारे क्राइटेरिया वैसे ही हैं कि भले यही तो एलिगेशन था एएमयू के ऊपर कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें बाकी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं. इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर को कंजर्व करना नहीं है. यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है, माइनॉरिटी के कल्चर का एजुकेशन नहीं दिया जाता है, सेकुलर एजुकेशन भी दिया जाता है. तो इन सब के बावजूद भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट में कहा है. तो जो भी एलिगेशन थे कि इन ग्राउंड्स पे एएमयू को माइनॉरिटी नहीं कहा जा सकता, उन ग्राउंड्स को तो रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. कहा कि इनके बावजूद भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को. तो अब द ग्राउंड इज क्लियर. अभी ऑफिशियली एएमयू को माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट जो होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उस हिसाब से ना द ग्राउंड इज क्लियर कि एएमयू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट NSCN-IM रिटेन्स ऑफ आर्म्ड वायलेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है. अब आने वाले साल में मेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. प्रीलिम्स में भी आ सकता है बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे ही अखबारों में आया है लगभग फ्रंट पेज पे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो या असम ट्रिब्यून हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट खबर है. देखते हैं क्या है ये मामला. ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है. देखिए, करंट इशू में आने से पहले थोड़ा सा नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री देखते हैं. तो नागा कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स आज़ादी से पहले भी दे वुड नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ इंडिया. कुछ एक मेंबर्स नागा ट्राइब के, नागा कम्युनिटी के, दे वुड नॉट कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ इंडिया. जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में
तो some Naga tribe members formed a group NNC, नागा नेशनल काउंसिल, और इस ग्रुप का लक्ष्य रखा गया कि वो भारत से पूरी तरह से आज़ादी पाएंगे. अ सेपरेट स्टेट दे विल क्रिएट फॉर देमसेल्फ, कंप्लीट टेरिटोरियल ऑटोनॉमी. एनएनसी का तो लक्ष्य यही था स्टार्टिंग में. और यही कारण है कि आज़ादी के बाद पहली बार भारत के अंदर कहीं आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया तो वो था नागालैंड के अंदर, टू सप्रेस नागा इंसर्जेंसी. क्योंकि एनएनसी के कारण इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया, वायलेंस काफ़ी बढ़ गया. तो आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने पहली बार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया था 1942 में, टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट. आज़ादी के बाद पहली बार फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा इन ऑर्डर टू सप्रेस नागा इंसर्जेंसी इन 1958. धीरे धीरे एनएनसी की एक्टिविटीज़ को थोड़ा कर्ब किया गया. फाइनली एक पीस अग्रीमेंट साइन हुआ, शिलोंग अकॉर्ड इन 1975, जहां पे एनएनसी के मेंबर्स ने सरेंडर किया. दे एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे ज्वाइंट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. तो इस तरीके से एनएनसी इंसर्जेंसी तो खत्म हुई. लेकिन एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल के कुछ एक मेंबर्स थे जो इस शिलोंग अकॉर्ड से खुश नहीं थे, और उन्होंने फिर अलग होकर के एक दूसरी इंसर्जेंट ग्रुप बना दी जिसका नाम रखा गया NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड. तो दिस NSCN बिकेम एक्टिव बाय 1980. 1980s के बाद से एक नया ग्रुप दिखने लगा. एनएनसी तो खत्म हो गया, NSCN दिखने लगा आफ्टर 1980. NSCN के दो टॉप मोस्ट लीडर थे, इजाक एंड मोवैया. ये दो टॉप मोस्ट लीडर NSCN के. बाद में NSCN के अंदर भी फैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, एक उसके अंदर भी एक फिर से अलग से एक दूसरा ग्रुप बन गया, NSCN खापलांग, शॉर्ट में उसको कहते हैं NSCN के, जो 1988 में बना. तो ये है नागा इंसर्जेंसी की हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री. अब ये जो इजाक मोवैया वाला फैक्शन है NSCN का, इसने भारत सरकार के साथ सीज फायर यानी कि एक तरीके का बिगिनिंग ऑफ पीस टॉक्स शुरू किया 1997 में. सीज फायर का मतलब होता है कि अभी के लिए हम वायलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड वी आर विलिंग टू नेगोशिएट. अग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है बट वी आर विलिंग टू नेगोशिएट. तो सीज फायर वाज साइंड इन 1997, और फिर काफ़ी सालों तक नेगोशिएशन के बाद 2015 में एक बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ कि ठीक है, मोटा मोटा ये फैसला हुआ है नागा इंसर्जेंसी के जो लीडर्स थे, NSCN IM के जो लीडर्स इसाक मवैया, उनके साथ एक बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ 2015 में. बट ये फाइनल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट नहीं था. इट वाज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कि दीज आर द ब्रॉडर एरियाज. अब उसको फाइनलाइज करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट इन कमिंग ईयर्स. अब ये जो 2015 वाला जो बेसिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था, इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, एक बात लिखी गई थी, द टर्म ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी. शेयर्ड सोवरेनिटी वर्ड जो लिख दिया गया इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में 2015 वाले, इस कारण से आज तक ये जो NSCN IN के साथ हमने अग्रीमेंट साइन किया वो फाइनल नहीं कर पा रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है शेयर सोवरेनिटी, इसको लेकर के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं भारत सरकार के जो नेगोशिएटर्स हैं और NSCN IM के जो नेगोशिएटर्स हैं. NSCN IM के नेगोशिएटर्स का कहना है कि शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब वी विल बी शेयरिंग सोवरेनिटी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सम एक्सटेंट इन सर्टेन एरियाज. और उनके हिसाब से शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब है कि हमें हमारा अलग से फ्लैग रखने का अधिकार दिया जाए, एक अलग से संविधान बने हमारे लिए. जबकि भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं कि नहीं, हमने जब शेयर्ड सोवरेनिटी वर्ड पे अग्री किया था साल 2015 में, तो उसका मतलब ये कभी भी हमने नहीं माना था कि आपको एक सेपरेट फ्लैग रखने दिया जाएगा या सेपरेट संविधान रखने दिया जाएगा. आपको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएंगे ताकि आपका कल्चर, लैंग्वेज प्रोटेक्ट हो पाए. क्योंकि सेपरेट फ्लैग और सेपरेट संविधान अब दे पाना नामुमकिन है. जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया. हाउ कैन इट नाउ गिव दिस अथॉरिटी टू द नागा इंसर्जेंट्स? क्योंकि नागालैंड के अंदर ये ला दिया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगेंस्ट द प्रॉब्लम विल स्टार्ट. पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल से कि व्हाई आवर सेपरेट स्टेटस वाज टेकन अवे. तो कुछ
अलग से जैसे ऑटोनोमस काउंसिल वगैरह बनाया जा सकता है, ऐसा भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है आपके कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट यू विल नॉट बी गेटिंग सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। यहां जाकर के एक स्टिकिंग पॉइंट हो गया है। ये बात सब चल रही है NSCN IM को लेकर के। खापलांग वाले तो पीस टॉक में कभी भी नहीं थे। दे आर स्टिल इंगेज इन टू वायलेंस एंड इंसर्जेंसी क्रिएटिंग ट्रबल इन द बॉर्डर रीजन। यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, इसमें काफ़ी एक्टिव है NSCN के। IM के साथ पीस टॉक है हमारा 1997 से ही, तो NSCN IM वाले लोग जो हैं अभी वायलेंस और इंसर्जेंसी तो नहीं कर रहे। बट चिंता की बात यह है कि चूंकि ये जो पीस टॉक है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है, इस कारण से अभी हाल फिलहाल में इसाक मोवैया फैक्शन या इसाक मोवैया ग्रुप ऑफ NSCN ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। इनफैक्ट उनके जो लीडर हैं मोवैया, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है। इसाक मोवैया में से इसाक साहब तो ही पास्ट अवे इन 2016। तो मिस्टर आइजैक पास्ट अवे इन 2016, अब बच गए हैं सिर्फ मोवैया। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। इनकी भी उम्र हो गई है 90 साल, तबीयत भी इनकी खराब रह रही है। इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है कि अगर भारत सरकार ने जल्दी से जल्दी उनके डिमांड्स नहीं पूरे की, यानी कि अलग से उनके सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड नहीं पूरी की, तो दे मे स्टार्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर कॉलिंग फॉर सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागा पीपल। एक और बात आपको जाननी चाहिए, NSCN IM का डिमांड स्टार्टिंग से एक और रहा है कि दे वांट ग्रेटर नागालैंड। ग्रेटर नागालैंड, ये डिमांड सिर्फ NSCN का ही नहीं, NSCN IM का नहीं, NSCN खापलांग, ये जितने भी नागा इंसर्जन ग्रुप हैं सबका डिमांड रहा है। तो NSCN IM सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक और चीज मांग रहा है, ग्रेटर नागालैंड। इसको पूरा करना तो और भी कठिन है। क्या है ग्रेटर नागालैंड? एक यूनिफाइड टेरिटरी, जहां जहां पे नागा ट्राइब के लोग रहते हैं सबको मिला करके एक रीजन प्रपोज किया है उन्होंने, ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालिम। ये जो ग्रेटर नागालैंड या ग्रेटर नागालिम है, उसमें नागालैंड, मणिपुर, उसके अलावा थोड़ा सा एरिया आसाम का, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश और कुछ एरिया म्यांमार का मिला करके एक ग्रेटर नागालिम रीजन डिक्लेयर किया जाए। वो ग्रेटर नागालिम रीजन को सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार हो, वो भारत के साथ रहेगा बट विथ शेयरिंग सोवरेनिटी। ये सब डिमांड है NSCN IM का। और अब वो कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं होगा तो हम लोग आर्म्ड रेजिस्टेंस वापस से शुरू करेंगे। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो इस पूरे इशू के डिस्कशन के बेसिस पे इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। जो भी मैंने आपको बताया है उसी के बेसिस पे पूरा पूरा आंसर बनाया है मैंने। आप पहले खुद भी अटेम्प्ट कीजिए डिस्कशन के बेसिस पे, एंड देन यू कैन रीड द आंसर। कुछ भी नया नहीं है, उन्हीं सारे आइडियाज के बेसिस पे कैसे आंसर फ्रेम किया जाता है आपको इससे सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैप वगैरह बना दीजिएगा नागालिम वगैरह दिखाने के लिए, ग्रेटर नागालिम वगैरह दिखाने के लिए, इससे आपका आंसर थोड़ा और बेहतर दिखेगा। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोबा 3 मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोबा 3 मिशन को डेवलप किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यह मिशन यूनिक है बिकॉज इट विल टेस्ट, it is a test by European Space Agency for the first time high precision formation flying। तो प्रोबा 3 मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है जो टेस्ट करेगा टेक्निक हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग। क्या होता है हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग? देखिए, हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग के अंतर्गत 2 सैटेलाइट्स बिल्कुल एक साथ स्पेस में ट्रैवल करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, लगभग 150 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे एकदम प्रिसाइज तरीके से। तो देखने से ऐसा लगेगा कि ये 2 नहीं 1 हैं, कनेक्टेड हैं आपस में। रियल में कनेक्टेड है नहीं, बट इतना वो सिंक में वो स्पेस के अंदर वो मूव करेंगे कि देख करके लगेगा कि दे आर कनेक्टेड। दे विल बी 150 मीटर्स अपार्ट एंड दे विल फ्लाई इन ए वेरी प्रिसाइज मैनर। इसी को कहा गया हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग। तो ये जो प्रोबा 3 मिशन है, इसके अंतर्गत 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट CSC एंड ओक्युल्टर स्पेसक्राफ्ट, एंड दीज टू विल फ्लाई इन
high precision formation flying and it will appear like they are single large instrument in the space. अब ये हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग करके करेंगे क्या? तो देखिए, ये जो ओकोल्टर स्पेसक्राफ्ट है, OSC, ये सन से आने वाले जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से उनको ब्लॉक करेगा. इट विल ब्लॉक द डायरेक्ट सनलाइट. इससे क्या होगा कि पीछे में जो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट है उसके पास सन का एक फेंटेड इमेज पहुंचेगा जिससे वो आराम से सन के कोरोना को स्टडी कर पाएगा. कोरोना मतलब द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन. देखिए, समझिए, अगर ये OSC ना होता तो सनलाइट इतना ब्राइट तरीके से गिरता इस CSC के ऊपर, कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, कि ये सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी ही ना कर पाता. बिकॉज ऑफ द इंटेंस ब्राइटनेस ऑफ द सन, this CSC would not directly be able to study the outer atmosphere of the sun, which is known as corona. और कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट का मकसद ही है कि सन के आउटर स्पेस को स्टडी करे वो, बट बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस वो स्टडी ना कर पाता. तो अब ये क्या करेगा, OSC इन दोनों के बीच में एकदम प्रिसीजन फ्लाइंग करेगा जिससे वो सन से आने वाले ब्राइटनेस को थोड़ा सा ब्लॉक करेगा, सन का फेंटेड इमेज CSC के पास पहुंचने देगा और जिससे फिर CSC सन के कोरोना को यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएगा और उससे फिर आउटर स्फीयर को स्टडी करके सोलर रिसर्च को हम लोग आगे डेवलप कर पाएंगे. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हाई प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग दैट विल बी डन बाय OSC एंड CSC. दोनों एकदम एक साथ सन के अराउंड, मतलब अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे. दे विल बी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बट ऐसे मूव करेंगे कि हमेशा ही ये OSC सन के लाइट को ब्लॉक करेगा ताकि एक फेंट इमेज पहुंचे CSC के लिए. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो OSC और CSC हैं इनको लॉन्च करेगा हमारा स्पेस एजेंसी इसरो. इसके लिए जो प्रोबा 3 मिशन जो है, ये जो प्रोबा 3 मिशन है, इसके लिए इसके जो 2 इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में लाए जा चुके हैं और अगले महीने 4 दिसंबर को इसरो प्रोबा 3 मिशन के दोनों कंपोनेंट को OSC एंड CSC को स्पेस में लॉन्च करेगा फ्रॉम इट्स स्पेस पोर्ट एट श्रीहरिकोटा. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पूर्वोत्तर आदि महोत्सव फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पूर्वोत्तर आदि महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल in order to celebrate the rich cultural heritage of the tribal communities of the northeast region of India. PT perspective से याद ये रखना है कि इस पूर्वोत्तर आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज करता है ट्राइफेड, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट ऑर्गेनाइजेस. करंट न्यूज ये है कि 8-day पूर्वोत्तर महोत्सव फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन आसाम एट वेटनरी साइंस प्लेग्राउंड खानापारा. तो इस डिस्कशन के बेसिस पे ऐसा प्रीलिम्स में आपसे ऐसा प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, तो उसी के बेसिस पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है. यही सवाल पूछेगा मैक्सिमम, और क्या पूछेगा कि पूर्वोत्तर आदि महोत्सव कौन ऑर्गेनाइज करता है. तो अगर मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अगर इंस्टीट्यूशन पूछे तो ट्राइफेड. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट 48th वांगला फेस्टिवल. ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. वांगला फेस्टिवल जो है इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं. इट्स ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब्स हु मेनली लिव इन मेघालय. उसके अलावा नागालैंड, असम या कुछ हद तक बांग्लादेश में भी रहते हैं जो लोग ये वांगला फेस्टिवल या 100 ड्रम्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इट्स ए हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसमें हार्वेस्टिंग के बाद ये गारो ट्राइब के लोग सन गॉड को, जिसको वो लोग कहते हैं मिसी सालजोंग, उसको वो लोग थैंक्स ऑफर करते हैं. सन को थैंक्स ऑफर करते हैं गारो ट्राइब के लोग इन देयर वांगला फेस्टिवल विच इज ऑल्सो नोन एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर के पहला स्टेटमेंट गलत है. इट्स नॉट एन इकोनॉमिक अलायंस. देखिए, ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम है इसमें पूछा गया कि नॉट करेक्ट कौन सा है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो
अब आपको ऑप्शन के हिसाब से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी, क्योंकि अभी 3 ओनली तो सिर्फ है नहीं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बट दिस इज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, राइट। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है सीधा सीधा, इसलिए वो तो आंसर में आएगा नहीं। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर कम्स आउट टू बी सी। इफ ऑप्शन वाज 3 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली, तो फिर कुछ बहस हो सकती थी। बट यू हैव टू गिव और गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो गिवन विद द ऑप्शन, सिंस दिस स्कीम इज नॉट specifically for economically weaker section, correct answer would be 1 and 3, both are incorrect। तीसरा तो गलत है ही, because it covers tuition fee and other educational fees also। ठीक है, तो तीसरा तो सीधा सीधा गलत है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत बनाया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।